नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। फिक्र आपकी में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप पूरे परिवार के साथ टीवी9 भारतवर्ष पर 9 बजे का ये न्यूज शो देख रहे होंगे। शुरुआत हमेशा की तरह इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। मुंबई में देश के सबसे बड़े समुद्री सेतु का उद्घाटन हुआ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल सेतु का उद्घाटन किया। 2 घंटे की जगह 20 मिनट में मुंबई से नवी मुंबई का सफर अब तय कर सकेंगे। इस बीच प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी का विशेष अनुष्ठान, पीएम का 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आज से शुरू हो गया है। पुण्य अवसर का साक्षी बनना मेरा सौभाग्य, ये कहा पीएम मोदी ने। नासिक में युवा महोत्सव से विपक्ष पर पीएम ने बड़ा हमला बोला। कहा परिवारवाद की राजनीति से देश का नुकसान हुआ है। युवाओं की शक्ति ने बनाया भारत को टॉप 5 इकोनॉमी, ये कहा पीएम मोदी ने। उधर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता अस्वीकार करने पर कांग्रेस का जवाब। कहा 22 जनवरी का चुनाव पंचांग से नहीं हुआ, हम कर रहे हैं शंकराचार्य का अनुसरण, यह कहा कांग्रेस ने। उधर लोकसभा में विपक्ष के 3 सांसदों का निलंबन वापस होगा, सूत्र बता रहे हैं। लोकसभा प्रिविलेज कमेटी ने स्पीकर को रिपोर्ट भेज दी है। आज प्रिविलेज कमेटी के सामने तीनों सांसद पेश हुए थे। एक और बड़ी खबर है यूपी से। यूपी में इंडिया गठबंधन के सीट फॉर्मूले पर सूत्रों के हवाले से खबर है। समाजवादी पार्टी 50 से 52 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। कांग्रेस को मिल सकती है 18 से 20 सीटें, ये सूत्र बता रहे हैं। सीईसी और चुनाव आयुक्तों से जुड़े नियम पर रोक नहीं। एक बड़ी खबर आज सुप्रीम कोर्ट से आई। सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति के नए नियम पर रोक नहीं लगाई। केंद्र सरकार चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर इस पर जवाब मांगा। एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के पुंछ से, जहां सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर फायरिंग की। हमले में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, यह सेना ने कहा है। उधर 4 महीने में सबसे ज्यादा खुदरा महंगाई दर। दिसंबर में महंगाई दर बढ़कर 5.69% पर पहुंच गई है। खाने पीने के सामान की कीमतें बढ़ने से महंगाई में इजाफा हुआ है। तो ये 9 बड़ी खबरों के बाद अब आपको बताते हैं आज आपके लिए कौन कौन सी बड़ी खबरें, खास खबरें हैं। पहली खबर, अनुष्ठान से लेकर सफाई अभियान तक पीएम मोदी ने आज कई चुनावी संदेश दिए। हम वीडियो के साथ दिखाएंगे आपको ये। दूसरी खबर, प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बनाना और राम राम जपना, कांग्रेस की राम रणनीति क्या है यह बताएंगे। तीसरी खबर, ममता ने क्यों शुरू की नाम वाली राजनीति, हम दिखाएंगे इनसाइड स्टोरी। चौथी खबर, क्या यूपी में इंडिया गठबंधन का सीट फॉर्मूला फाइनल हो गया, टीवी9 आज बता देगा। और 5वीं खबर, यमन पर 6 देशों की स्ट्राइक के बाद दुनिया में कैसे बढ़ा महायुद्ध का खतरा, यह भी आपको दिखाएंगे। लेकिन आज संदेशों का दिन था, अंग्रेजी में जिसे मैसेजिंग कहते हैं, पॉलिटिकल रिलीजियस मैसेजिंग का दिन। यह संदेश प्रधानमंत्री मोदी ने दिए। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक ऐसी कई तस्वीरें आई जिसमें 2024 के चुनाव के लिए अनगिनत मैसेज छिपे थे। आज हमारी पहली खबर उन्हीं तस्वीरों पर आधारित है। आप एक एक तस्वीर और उसके पीछे के संदेशों पर गौर कीजिए। आइए आपको वीडियो दिखाते हैं। ये देखिए, ये पहली तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है और उससे 11 दिन पहले प्रधानमंत्री ने, ये तस्वीर आप देखिएगा, गौर से देखिएगा, आज से अनुष्ठान शुरू कर दिया है। ये नासिक में गोदावरी नदी के किनारे रामकुंड की तस्वीर है। आज सुबह दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऑडियो संदेश जारी कर अपने अनुष्ठान शुरू करने की जानकारी दी और वो नासिक में इसकी शुरुआत करते दिखे, जो ये तस्वीर आप देख सकते हैं। सिर पर मराठी पगड़ी, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना, मंत्रोच्चार के बीच उन्होंने राम कुंड में जल पूजन किया। जैसा कि उन्होंने कहा था कि ये भाव भक्ति से मैं भाव विहल हो रहा हूं। उन्होंने कहा कि संकल्प बहुत पुराना था, सिद्धि तक ले जाने का अवसर मुझे मिला और ये मेरे लिए बहुत अहम वक्त है। अब आपको गोदावरी नदी के किनारे कालाराम मंदिर की तस्वीरें दिखाते हैं। ये दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये कालाराम मंदिर की तस्वीरें आज की। भगवान राम के इस मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ इस तरह, इस अंदाज में पोछा लगाते दिखे। ये स्वच्छता का संदेश था। इसके जरिए प्रधानमंत्री ने लोगों को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दिन देश के मंदिरों को साफ करने का संदेश दिया। लोगों को खुद के साथ जोड़ने की कला प्रधानमंत्री मोदी बखूबी जानते हैं और ये दूसरी तस्वीर यहां यही संदेश दे रही है। अब आपको एक तीसरी तस्वीर दिखाता हूं, इसी वॉल पर दिखाइए जरा। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए आप। नासिक के कालाराम मंदिर में ही प्रधानमंत्री मोदी पुजारियों के साथ मंजीरा बजाते दिखे। अब देखिए, मंजीरा बजा रहे हैं प्रधानमंत्री। आप दिमाग पर जोर देंगे तो शायद ही किसी नेता या किसी मंत्री, किसी प्रधानमंत्री की ऐसी तस्वीर, कुछ ऐसी तस्वीर आपके दिमाग में आए जो मंदिर में बैठकर झाल मंजीरा बजा रहा हो। यह आम भक्तों जैसा व्यवहार है, आम आदमी जैसा व्यवहार है, जैसा हम या आप या कोई भी धार्मिक व्यक्ति करता है।
प्रधानमंत्री भी इसी भाव में देखें। यह आम जनमानस से सीधे जुड़ने वाली तस्वीर है, जैसा हमने आपको बताया। यह शुरुआत थी प्रधानमंत्री मोदी के अनुष्ठान की, जो उन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक यजमान के रूप में शुरू किया। आपको बताते हैं कि इस अनुष्ठान का क्या महत्व है। बाईस जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। उससे पहले यानी आज नासिक के रामकुंड से उन्होंने पूजा अर्चना और मंत्रोच्चार के बीच 11 दिन का विशेष अनुष्ठान शुरू किया। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्यारे देशवासियों, राम राम। इस अनुष्ठान से पहले पीएम मोदी ने देशवासियों के नाम अपना पहला ऑडियो संदेश जारी किया। इसका आरंभ भी राम राम कहकर किया और 11 दिन के अनुष्ठान की जानकारी दी। अब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही बचे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनने का अवसर मिल रहा है। ये मेरे लिए कल्पनातीत अनुभूतियों का समय है। मैं भावुक हूं, भाव विह्वल हूं। शास्त्रों में देव प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा एक विशद और वृहद प्रक्रिया है। इसके लिए शास्त्रों में विस्तार से नियम बताए गए हैं, जिनका पालन प्राण प्रतिष्ठा से कई दिन पहले से करना होता है। इसमें कुछ कार्य पीएम मोदी पहले से कर रहे हैं। वो हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं। साधना और सात्विक आहार जैसे नियमों का पालन उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। तो नासिक के पंचवटी से पीएम मोदी ने राम भक्तों को भगवान से जुड़ाव का संदेश दिया। इसके बाद कालाराम मंदिर में सीता राम की पूजा अर्चना करके एक तीर से 2 निशाने साधे। ये पूरी जानकारी हम अपनी रिपोर्ट में देंगे, लेकिन पहले बता दें कि पंचवटी नाम का अर्थ है 5 बरगद के पेड़ों की भूमि, जो इस क्षेत्र को शुभ बनाती है। राम, सीता और लक्ष्मण ने 14 वर्षों के वनवास के दौरान कुछ वर्ष दंडकारण्य वन में बिताए थे, और चूंकि पंचवटी शुभ है और शुभ था, इसलिए यहां उन्होंने कुटिया भी बनाई थी। कालाराम मंदिर पश्चिम भारत में भगवान राम के आधुनिक मंदिरों में से एक है। सरदार रंगराव ओढ़ेकर नाम के व्यक्ति ने वर्ष 1782 में एक पुराने लकड़ी के मंदिर की जगह पर इसे बनवाया था। कालाराम मंदिर के निर्माण में 12 साल लगे थे। कहते हैं कि मंदिर निर्माण से पहले सरदार ओढ़ेकर के सपने में श्री राम आए थे। श्री राम ने उन्हें काले रंग की मूर्ति को गोदावरी नदी में तैरने की बात बताई थी। सुबह जब रंगराव ओढ़ेकर नदी किनारे पहुंचे तो उन्हें वहां श्री राम की काले रंग की मूर्ति मिली। वो इस मूर्ति को देवालय लेकर आए, स्थापित किया और भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य शुरू किया। पीएम मोदी ने आज राम, सीता और लक्ष्मण की उसी काले रंग की मूर्ति की पूजा अर्चना की और एक तीर से 2 निशाने साधे। पूजा अर्चना करके न सिर्फ राम के प्रति अपनी आस्था दिखाई, बल्कि उद्धव ठाकरे की एक सियासी चाल को नाकाम करने की कोशिश भी की। असल में 6 जनवरी को उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया था कि वो 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन नासिक के कालाराम मंदिर जाएंगे। गोदावरी तट पर महाआरती करने की घोषणा की थी। उद्धव ठाकरे 23 जनवरी को नासिक में रैली करने वाले थे, लेकिन पीएम मोदी आज ही यहां पहुंच गए, रोड शो भी किया। सुनिए आज इसी मुद्दे पर संजय राउत ने पीएम मोदी के कालाराम मंदिर जाने पर क्या कहा। पहला वाला कार्यक्रम था, उसमें तो कोई वहाँ के कालाराम मंदिर में जाने का कोई योजना नहीं थी, लेकिन जब उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया, शिवसेना ने ऐलान किया कि 22 तारीख को जब अयोध्या में राम मंदिर का लोकार्पण होगा, तब हम नासिक में पंचवटी में वहाँ जाकर हम महाआरती करेंगे। कालाराम मंदिर ही राम का असली निवास है, जहाँ वनवास में वहाँ रहे थे वो, तो आपको भी आना पड़ेगा। तब एक कार्यक्रम बना है मोदी जी का। संजय राउत ने इसके बाद ये भी कहा कि उद्धव ठाकरे अब मणिपुर में राम मंदिर दर्शन करने जाएंगे। राउत ने इसके बाद तंज कसते हुए कहा कि उद्धव के कार्यक्रम को देखकर हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी पहले ही मणिपुर में मंदिर दर्शन करने चले जाएं। संजय राउत का ये सियासी वार है, लेकिन नासिक के कालाराम मंदिर पहुंचकर पीएम मोदी ने एक और निशाना साधा।
नासिक शिवसेना का गढ़ रहा है। 1989 में पहली बार बीजेपी ने ये सीट जीती थी। तब दौलतराव अहेद बीजेपी सांसद चुने गए थे। इसके बाद से इस सीट पर कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के सांसद जीतते रहे। 2014 और 2019 में भी नासिक लोकसभा सीट शिवसेना के खाते में आई। लेकिन अब 2024 सिर पर है। ऐसे में पीएम मोदी का नासिक दौरा और राम की पूजा अर्चना करना यहां की जनता को मोदी का संदेश है। और पीएम मोदी ने कालाराम मंदिर से आज देश को एक और संदेश दिया, स्वच्छता का संदेश। यहां के प्रांगण में उन्होंने झाड़ू लगाई, साफ सफाई की। लोगों से प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन देश के सभी मंदिरों में सफाई अभियान चलाने का आह्वान किया। आज मुझे कालाराम मंदिर में दर्शन करने का, मंदिर परिसर में सफाई करने का सौभाग्य मिला है। मैं देशवासियों से फिर अपना आग्रह दोहराऊंगा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर के निमित्त देश के सभी मंदिरों में, सभी तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं, अपना श्रमदान करें। और सियासी पंडित इसे भी मोदी का मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं। इसकी वजह जानने के लिए आपको 93 साल पहले की एक ऐतिहासिक तस्वीर देखनी चाहिए। कालाराम मंदिर का इतिहास भगवान राम के साथ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से भी जुड़ा है। इस मंदिर में दलितों का प्रवेश नहीं था। करीब 93 साल पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और साने गुरुजी ने दलितों को मंदिर में प्रवेश कराने के लिए कालाराम मंदिर सत्याग्रह चलाया था। 2 मार्च 1930 को बाबा साहेब के साथ 15,000 दलित कालाराम मंदिर में दर्शन के लिए आए। इन सभी लोगों ने मंदिर में प्रवेश के लिए अहिंसा के जरिए सत्याग्रह का ऐलान किया। कालाराम मंदिर में पुलिस का पहरा बैठा दिया गया। इसके 4 दरवाजे बंद कर दिए गए। 3 मार्च को सत्याग्रहियों ने मंदिर में प्रवेश की कोशिश की तो उन पर पत्थर और डंडे चलाए गए। नासिक में उमड़ी इस भीड़ का असर पूरे महाराष्ट्र में हुआ और अगले कई साल तक मंदिरों और धार्मिक स्थलों में दलितों की एंट्री के लिए आंदोलन शुरू हो गए। 2024 के आम चुनाव के लिए पीएम मोदी सिर्फ हिंदू आस्था ही नहीं बल्कि मुसलमानों के लिए कई अहम काम कर रहे हैं। और इन्हीं में से एक सूफी सर्किट है, जिसका विचार उन्हें कहां से आया, आइडिया किसने दिया, अब ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर गुरुवार की है, प्रधानमंत्री आवास की। यहाँ केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी के साथ देश के कई जाने माने मुस्लिम धर्मगुरुओं ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी। पीएम मोदी ने इनसे मिलकर अपनी ओर से ख्वाजा गरीब नवाज को चढ़ाई जाने वाली चादर भेंट की। इस दौरान मुस्लिम धर्मगुरुओं ने पीएम मोदी से सूफी सर्किट बनाए जाने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री को यह विचार इतना रास आया कि उन्होंने 15 मिनट की बजाय प्रतिनिधियों से 45 मिनट तक चर्चा की और उन्होंने सूफी प्रतिनिधि मंडल से राष्ट्रीय सूफी सर्किट की स्थापना के लिए प्रस्ताव सौंपने को कहा, ताकि सरकार इस संबंध में आवश्यक कदम उठा सके। ऐसी खबरें हैं कि सरकार अब इस मुद्दे पर तेजी से आगे बढ़ने पर विचार कर रही है। जनवरी के आखिरी हफ्ते में स्मृति ईरानी और मुस्लिम धर्मगुरुओं के बीच इस मामले पर पहली बैठक हो सकती है। देखिए, ये बहुत ही एक सकारात्मक सोच है और एक बहुत अच्छी पहल होगी, क्योंकि जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने 2014 से, और शुरू से ही उन्होंने सूफियों को बहुत मान सम्मान दिया है, बहुत प्यार दिया है और उनसे बहुत लगाव रहा है मोदी साहब का और मौजूदा हुकूमत का। स्मृति ईरानी जी ने जो ये कहा है कि सूफी सर्किट बनाएंगे इंडिया में, हम इस मूव को वेलकम करते हैं। सूफी सर्किट क्या है, इसे समझिए। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने पीएम मोदी से कहा कि जिस तरह बुद्धा सर्किट बनाया गया है, उसी तरह सूफी सर्किट के जरिए देश की प्रसिद्ध दरगाहों को एक दूसरे से जोड़ा जा सकता है, जैसे अजमेर शरीफ की कनेक्टिविटी नागपुर की दरगाह से हो। इससे 3 फायदे होंगे। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, दुनिया में भारत की गंगा जमुनी तहजीब का संदेश जाएगा और सबका साथ सबका विकास का मोदी मंत्र यहाँ भी काम करेगा। आज युवा दिवस है। पीएम मोदी ने इस मौके पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव की शुरुआत नासिक से की। कार्यक्रम में आए युवाओं को देश की ताकत कहा। युवा महोत्सव से विपक्ष पर हमला किया, कहा कि परिवारवाद की राजनीति से देश का नुकसान हुआ। संदेश युवाओं का था, युवाओं को था,
युवा 2019 के चुनाव में गेम चेंजर साबित हुए थे और इस बार भी युवा किसी की भी सरकार बना सकते हैं। बीजेपी इसीलिए उन्हें अपने साथ जोड़ना चाहती है। नासिक में पीएम मोदी राष्ट्रीय युवा महोत्सव में शामिल हुए। पीएम मोदी ने यहां युवाओं का मार्च पास्ट देखा। पीएम मोदी ने युवाओं को संबोधित किया, युवाओं के लिए किए जा रहे बड़े काम गिनवाए, युवाओं से कहा कि उनके पास इतिहास रचने का मौका है। आज देश का मिजाज भी युवा है और देश का अंदाज भी युवा है, और जो युवा होता है वो पीछे नहीं छोड़ता, पीछे नहीं चलता, वो स्वयं लीड करता है। स्वामी विवेकानंद की 161वीं जयंती पर नासिक में ये आयोजन किया गया था। पीएम मोदी ने स्वामी विवेकानंद को पुष्प अर्पित किए। इस कार्यक्रम में देश भर से आए करीब 1 लाख युवा शामिल हुए। अमृतकाल का आरंभ गौरव से भरा हुआ है। अब आप युवाओं को इस अमृत काल में इससे भी आगे लेकर जाना है। 2024 चुनाव के मद्देनजर बीजेपी का बड़ा फोकस देश के युवा हैं। बीजेपी लोकसभा चुनावों के लिए 24 जनवरी को होने वाले नव मतदाता सम्मेलन की तैयारियों में जुटी है। इस सम्मेलन में करीब 50 लाख नए मतदाताओं का स्वागत किया जाएगा। इस मौके पर होने वाली सभा को पीएम मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे। बीजेपी का फोकस नए वोटरों, खासकर युवाओं को आम चुनावों के लिए जोड़ने पर है। बीजेपी युवा मोर्चा देश भर में 5000 जगहों पर युवा मतदाता सम्मेलन की तैयारी कर रहा है। पहली बार मतदान करने वालों को अहमियत देते हुए बीजेपी यूथ विंग अहम भूमिका निभा रहा है। 24 जनवरी को प्रधानमंत्री 50 लाख युवाओं और पहली बार वोट करने वाले मतदाताओं से जुड़ेंगे। वंदे 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 वंदे। और नासिक के बाद पीएम मोदी मुंबई गए थे। यहां उन्होंने अटल सेतु का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने इस अटल सेतु पर वॉक भी किया। इस पुल से नवी मुंबई से मुंबई की 2 घंटे की दूरी मात्र 20 मिनट में तय होगी। इस पुल को मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक नाम दिया गया था, जिसे अब अटल सेतु के नाम से जाना जाएगा। जानकार इसे इंफ्रा क्रांति बता रहे हैं और पीएम मोदी ने इसे देश के विकास के लिए समुद्र से लड़ा जाने वाला कदम बताते हुए मोदी गारंटी कहा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां प्राण प्रतिष्ठा से पहले अनुष्ठान कर रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, एक तरफ से बीजेपी की तैयारी राम मंदिर को बड़ा मुद्दा बनाने की है, लेकिन इसके काउंटर के लिए कांग्रेस ने भी रणनीति बनाई है। टीवी 9 संवाददाता कुमार विक्रांत को सूत्रों से जानकारी मिली है कि कांग्रेस ने अयोध्या को लेकर पूरा रोडमैप तैयार किया है। पार्टी ने आज ये साफ कर दिया कि 22 जनवरी को उसके नेता अयोध्या क्यों नहीं जा रहे हैं। सवाल है कि आखिर कांग्रेस का प्लान क्या है और चुनाव से पहले वो राम मंदिर पर क्या मैसेज देना चाहते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। राम जय जय। राम मंदिर निमंत्रण विवाद पर कांग्रेस में मचे घमासान के बीच मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से जो तस्वीरें आई वो कुछ और ही कहानी कह रही है। बीजेपी कांग्रेस पर बॉयकॉट पार्टी होने का आरोप लगा रही है, लेकिन छिंदवाड़ा में कांग्रेस रामोत्सव मना रही है। पार्टी सांसद नकुल नाथ की ओर से राम नाम के पत्र बांटे जा रहे हैं। खुद नकुल नाथ और उनके पिता कमलनाथ राम राम लिख रहे हैं, जो 22 जनवरी यानी प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन अयोध्या भेजे जाएंगे। पत्र वितरण करने जा रहे हैं, जिसमें लगभग 4 करोड़ 31 लाख बार राम लिखा जाएगा, भगवान राम जी का नाम लिखा जाएगा और फिर 22 तारीख को हम इसे 2 बस में अयोध्या के लिए रवाना करेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने भी कहा है कि 1 लाख कार्यकर्ता अयोध्या जाएंगे। 1 लाख से ज्यादा कांग्रेस का कार्यकर्ता मंदिर पूर्ण होने पर दर्शन करने 100% जाएगा और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जाएगा। यूपी कांग्रेस नेताओं का एक दल भी मकर संक्रांति के दिन अयोध्या दर्शन के लिए तैयार बैठा है। मकर संक्रांति का दिन है 15 तारीख का। उस दिन हम सब उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेता अपने प्रभारी के मार्गदर्शन में हम लोग वहां पर सरजू जी में स्नान करेंगे और रामलला का दर्शन
और हनुमानगढ़ी का दर्शन कर रहे हैं। यूपी में कांग्रेस के मुस्लिम चेहरे इमरान मसूद ने तो सबको राम का वंशज बता दिया। सबके आबादी है, राम के प्रति जितना सम्मान आपके मन में उतना ही सम्मान मेरे मन में, जितना सम्मान आपके मन में उतना ही सम्मान मेरे मन में। अब मैं अपनी आस्था के लिए या अपने सम्मान मेरे मन में, उसको मैं सीना खोल के तो दिखा नहीं सकता। दरअसल 22 जनवरी का न्योता अस्वीकार करने के बाद से कांग्रेस पर ये आरोप लग रहे हैं कि वो राम विरोधी है। 2 दिन से इसी पर हंगामा मचा है, जिसके बाद पार्टी ने साफ कर दिया उसने राम से किनारा नहीं किया है। उसकी दलील है कि 22 जनवरी का कार्यक्रम बीजेपी आरएसएस का प्रोजेक्ट है और अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रों के खिलाफ है, इसलिए वो उस दिन वहां नहीं जा रहे हैं। पलट के हम पे इतने वार करना ये ठीक नहीं है। ये एक कॉन्स्पिरेसी है बीजेपी की, और बीजेपी यही मुद्दे को बार बार उठा रही है। कांग्रेस साफ कह रही है कि उसने किसी को मंदिर जाने से नहीं रोका है। शायद यही वजह है कि पार्टी के नेता अलग अलग तरह से अयोध्या को लेकर अपना प्लान बना रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव में कुछ महीने बचे हैं और ऐसे में जब कांग्रेस नेताओं ने निमंत्रण ठुकराया तो पार्टी के अंदर ही सवाल उठने लग गए, जिससे ऐसा लगा कि कांग्रेस में कंफ्यूजन है, मतभेद है, कांग्रेस बटी हुई है। लेकिन एक तरफ जहां न्योता अस्वीकार किया गया तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता राम भक्ति में भी लगे हुए हैं। कांग्रेस की इस रणनीति को समझने के लिए आप निमंत्रण ठुकराने की वजह और पार्टी नेताओं का अयोध्या प्लान देख लीजिए। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी और आरएसएस ने राम मंदिर को राजनीतिक परियोजना बना दिया, तो वही उत्तर प्रदेश कांग्रेस के 100 नेताओं का दल 15 जनवरी को अयोध्या जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि एक अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल चुनावी लाभ के लिए किया जा रहा है। प्लान क्या है? मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कहा है कि राम मंदिर का पूर्ण निर्माण होने पर 1 लाख कार्यकर्ता श्री राम के दर्शन करने जाएंगे। कांग्रेस ने कहा कि भगवान राम की पूजा अर्चना करोड़ों भारतीय करते हैं। इधर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने ही 22 जनवरी को 34,000 मंदिरों में विशेष पूजा करने का आदेश दिया है। कांग्रेस ने कहा धर्म मनुष्य का व्यक्तिगत विषय है और इसी लाइन पर चलते हुए हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य अयोध्या आ रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा समारोह में, जबकि सांसद नकुल नाथ 4 करोड़ 31 लाख बार भगवान राम लिखे पत्र अयोध्या भेजने वाले हैं। तो कांग्रेस को यह लग रहा है कि अगर उस पर राम विरोधी होने का ठप्पा लगा तो नुकसान हो सकता है। कांग्रेस चाहे उसके नेता जो भी सफाई दें, लेकिन निमंत्रण ठुकराने पर सियासी हंगामा थमता नहीं दिख रहा है। आज भी इस पर जमकर राजनीति हुई। कांग्रेस पर क्या आरोप लगे, क्या सवाल पूछे गए, आप इस रिपोर्ट में देखिए। जाको प्रभु दारुण दुख देही बाकी मति पहले हर ले। ये मति मारी गई है कांग्रेस की। ये केवल निमंत्रण को अस्वीकार करना नहीं है, ये भगवान राम के अस्तित्व को ही अस्वीकार करना है, भारत की पहचान को अस्वीकार करना है। इससे कौन सा आपको राजनीतिक लाभ होगा? नुकसान ही नुकसान होना है। तो मैं इससे सहमत नहीं, वो कोई कार्यकर्ता भी सहमत नहीं है, कोई नहीं सहमत। राम मंदिर का पट्टा तो भाजपा के पास नहीं है ना, जो पूरे देश का है, सबका अधिकार है राम मंदिर पर। आप जाएंगे? 22 तारीख को अयोध्या जाएंगे? 22 को नहीं, मैं जाऊंगा, बिना दिन जाऊंगे। हम 22 तारीख को जो अयोध्या में मोदी जी के नाक के नीचे मोदी जी की प्रेजेंस और आरएसएस संघ के प्रमुख की प्रेजेंस में हो रहा है, उसमें नहीं जा रहे हैं, जहां हमारे शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं। ये अंग्रेजी का शब्द है हिपोक्रेसी, मतलब झूठ मूठ की बातें, कि इन्हें केवल इलेक्शन के समय पे मंदिर याद आते हैं। जब मंदिर बनाने की बात हो, मंदिर संवारने की बात हो, मंदिरों को सजाने की बात हो, तो ये सब गायब रहते हैं। और शंकराचार्य मना कर रहे हैं किसी बात को लेकर के, तो भारतीय जनता पार्टी क्या आरोप लगाएगी उन पे कि वो सनातनी नहीं है? आपको बता दें 14 जनवरी से शुरू होने वाली राहुल गांधी की न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश के 20 जिलों से गुजरेगी। सवाल यह है कि क्या वो अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करेंगे? बीजेपी के राष्ट्रवाद और राम मंदिर के मुद्दे को कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल अपने अपने तरीके से काउंटर कर रहे हैं। अब ममता का बांग्ला काल। विपक्षी दलों ने बीजेपी को जवाब देने के लिए क्षेत्रीय मुद्दों को हथियार बनाया है।
एक खास रणनीति के तहत पश्चिम बंगाल से कर्नाटक और केरल तक क्षेत्रीय मुद्दों को हवा दी जा रही है। पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी ने बंगाली अस्मिता का सवाल उठा दिया है। ममता बनर्जी राज्य का नाम बदलने की बात कर रही हैं, बांग्ला भाषा को विशेष अहमियत दिए जाने की मांग कर रही हैं। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने कन्नड़ भाषा को मुद्दा बना दिया है। 5 जनवरी को सिद्धारमैया सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया जिसके तहत कर्नाटक में साइन बोर्ड में 60% कन्नड़ भाषा का इस्तेमाल करना होगा। केरल की विजयन सरकार भी लगातार क्षेत्रीय मुद्दों को हवा देने में लगी है। 5 महीने पहले विजयन सरकार ने केरल का नाम बदलने का प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया। विजयन सरकार की दलील है कि केरल का नाम मलयालम भाषा के हिसाब से केरलम होना चाहिए। ऐसी ही कोशिश तमिलनाडु की सरकार चला रही डीएमके की भी है। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने तमिलनाडु की द्रविड़ राजनीति को धार देने के लिए सनातन धर्म के खिलाफ बयानबाजी की, जिसका बड़ा मुद्दा बना। 42 लोकसभा सीटों के लिहाज से पश्चिम बंगाल तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। टीएमसी की सीधी टक्कर बीजेपी से है। दोनों पार्टियां पिछले प्रदर्शन को और बेहतर करने की कोशिश में है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाली अस्मिता को मुद्दा बना दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। বোম্বাই থেকে মুম্বাই হয়েছে, ওড়িশা থেকে ওড়িশা হয়েছে, কিন্তু আমাদের কেন হবে না? আমাদের কি অপরাধ? लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पश्चिम बंगाल में नाम की राजनीति मुद्दा बन गई है। ममता बनर्जी जोर शोर से राज्य का नाम बदलने की मांग करने लगी हैं। उन्होंने इसे लेकर केंद्र सरकार को चिट्ठी भेज दी। ममता बनर्जी चाहती हैं कि पश्चिम बंगाल नाम से वेस्ट यानी पश्चिम शब्द हटे, राज्य का नाम पश्चिम बंगाल की जगह बांग्ला कर दिया जाए। राज्य का नाम क्यों बदलना चाहिए, ममता बनर्जी इसकी बड़ी रोचक वजह बता रही हैं। বাংলা রাজ্যটার নাম হলে ছেলেমেয়েরা যারা বিভিন্ন কম্পিটিশনে যায়, পড়াশোনায় যায়, তারা অনেক প্রায়োরিটি পাবে। আমাদের যে কোনো মিটিংয়ে গেলে বসে থাকতে হয় লাস্টে WXYZ, ইম্পর্টেন্সটা বাংলার কমিয়ে দেওয়া হয়। ममता बनर्जी ने राज्य के नाम को बंगाल के बच्चों से जोड़ दिया। राज्य के नाम का मुद्दा उठाकर बीजेपी पर हमले शुरू कर दिए। आरोप लगाया कि वो 2 बार विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेज चुकी हैं, लेकिन केंद्र सरकार मान नहीं रही। রাজ্যের ব্যাপারে 2 বার আমরা অ্যাসেম্বলিতে পাস করেছি রাজ্যের নাম নিয়ে। ওরা যা যা ক্লারিফিকেশন চেয়েছে সব আমরা দিয়েছি। দীর্ঘদিন ধরে বাংলা রাজ্যের নামটা তারা দিচ্ছেন না। ममता बनर्जी ने नाम के बहाने बंगाली लोगों के साथ हो रहे भेदभाव को हाईलाइट करने की कोशिश की, लेकिन सियासी जानकार इसे ममता बनर्जी के चुनावी दांव के तौर पर देख रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी ने बंगाली अस्मिता की बात सोच समझ कर की है। उन्होंने इसके लिए 3 मुद्दों पर फोकस किया है। ममता बनर्जी का पहला फोकस राज्य का नाम बदलने पर है। वो पश्चिम बंगाल की जगह राज्य का नाम बांग्ला करने की मांग कर रही है। उन्होंने गंगा सागर मेला को भी भावनात्मक मुद्दा बनाने की कोशिश की है। वो केंद्र सरकार से गंगा सागर मेला को राष्ट्रीय मेले का दर्जा देने की मांग कर रही है। इसे लेकर ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को एक चिट्ठी भी लिखी है। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को एक लेटर बांग्ला भाषा को लेकर भी लिखा है। उनकी डिमांड है कि बांग्ला भाषा को क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया जाए। ममता बनर्जी ने राज्य का नाम बदलने की वजह अंग्रेजी के W शब्द को बताया। आप कहेंगे कि यह क्या बात हुई? दरअसल वेस्ट बंगाल का पहला अक्षर W है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि सरकारी बैठकों में लोगों को बोलने का मौका अंग्रेजी के वर्ण क्रम के हिसाब से मिलता है, इसलिए बंगाल के लोगों का नंबर आखिर में आता है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी ने बांग्ला भाषा और बंगाली अस्मिता को मुद्दा बनाया है। आपको ममता बनर्जी की 6 साल पहले की वो बात सुनाते हैं जिसमें ममता बनर्जी ने बंगाल में रहने वाले गैर बांग्ला भाषी लोगों से कहा था कि वो बांग्ला सीखें। नेपाली एरिया में नेपाली जानना जरूरी है, बंगाली एरिया में थोड़ा थोड़ा बंगाली जानना भी जरूरत है। तो इसी के लिए हर लैंग्वेज सीखो। हम कभी नहीं बोला कंपल्सरी करो, हम बंगाल में बोला 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है, अंग्रेजी फर्स्ट लैंग्वेज ले लो, हमारा बंगाली भी ले सकते हैं, हमारा कोई इतराज नहीं है। और सोचने वाली बात यह है कि ममता बनर्जी को क्षेत्रीय मुद्दे उठाने क्यों पड़ रहे हैं। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर हुई थी। टीएमसी 22 सीटें जीती थी जबकि बीजेपी ने 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन 22 लोकसभा सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी नंबर 2 रही। आने वाले चुनावों में यही बात टीएमसी के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है, इसलिए क्षेत्रीय मुद्दे, बंगाली अस्मिता का मुद्दा।
अब लोकसभा चुनाव के लिहाज से सबसे ज्यादा सीटों वाले उत्तर प्रदेश की दो बड़ी खबरें आपको बताते हैं। कई दिन के इंतजार के बाद भी यूपी की 80 सीटों के बंटवारे पर फाइनल मुहर नहीं लग पा रही है। आज सीट शेयरिंग पर मंथन करने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नेताओं की बैठक तय थी, लेकिन मीटिंग टल गई। कांग्रेस की तरफ से बताया गया कि गुजरात के प्रभारी मुकुल वासनिक और यूपी के प्रभारी अविनाश पांडे आज कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में व्यस्त हैं। कल दोनों इंफॉल जा रहे हैं, जिसकी वजह से आज और कल बैठक संभव नहीं है। हालांकि समाजवादी पार्टी के सूत्रों ने मीटिंग कैंसिल होने की दूसरी वजह बताई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीट बंटवारे पर कांग्रेस ने अपना होमवर्क नहीं किया था। यूपी के कांग्रेस नेताओं ने सीट शेयरिंग को लेकर तैयारी नहीं की थी और इसी वजह से बैठक टल गई। अब दोनों पार्टियों के नेताओं की बैठक 15 जनवरी के बाद होगी। यूपी की 80 सीटों में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली, इसका औपचारिक ऐलान अब 15 तारीख के बाद हो पाएगा। लेकिन टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाता कुमार विक्रांत ने यूपी की 80 सीटों को लेकर आज एक बड़ी खबर दी है। कुमार विक्रांत की एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक यह तय हो गया है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, बस औपचारिकता बाकी है। आपको उनकी रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी की 80 लोकसभा सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में कई दिनों की माथापच्ची के बाद ऐसा लग रहा है कि सीटों को लेकर बात बन गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी को यूपी में 50 से 52 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को 18 से 20 सीटें मिल सकती हैं। इनके अलावा 5 सीट जयंत चौधरी की आरएलडी को मिल सकती है। बची हुई सीटों का बंटवारा केशव देव मौर्य के महान दल, चंद्रशेखर रावण की भीम आर्मी और टीएमसी के बीच किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक महान दल को 1 सीट, भीम आर्मी को 1 सीट और टीएमसी के ललितेश पति त्रिपाठी के लिए 1 सीट दी जा सकती है। सबसे बड़ी खबर ओपी राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को लेकर है। ओपी राजभर अभी एनडीए का हिस्सा है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अगर ओपी राजभर गठबंधन का हिस्सा बनते हैं तो उन्हें 2 से 3 सीटें दी जाएंगी। ओपी राजभर की पार्टी ने विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन पिछले साल जुलाई में वो समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर एनडीए का हिस्सा बन गए थे। यूपी में सीट शेयरिंग फाइनल करने के लिए समाजवादी पार्टी ने एक पैनल बनाया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखकर पैनल के बारे में जानकारी दी। सीट बंटवारा फाइनल करने के लिए पैनल में 5 नेताओं को रखा गया है। पैनल में समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव शामिल हैं। इनके अलावा पैनल में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली, विधायक लालजी वर्मा, संग्राम सिंह यादव और उदयवीर सिंह शामिल हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट बंटवारे में हो रही देरी की एक वजह मायावती भी है। कांग्रेस का एक धड़ा मायावती से गठबंधन करने के पक्ष में है। इसे लेकर कांग्रेस के कई नेता खुलकर बोल चुके हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी खुलकर मायावती को गठबंधन में शामिल करने का विरोध कर रही है। कांग्रेस के सीनियर नेता प्रमोद तिवारी ने आज फिर मायावती को गठबंधन में शामिल करने की हिमायत की। हमने तो उन सबको शामिल होने को कहा है जो दिल से भाजपा का विरोध करते हैं। वो अगर समझती है बहुजन समाज पार्टी की वो भाजपा विरोधी है तो उसे सबसे संपर्क करके इंडिया में शामिल होना चाहिए, और अगर वो भाजपा का विरोध करने का साहस नहीं जुटा सकते तो ठीक है। तो इंडिया गठबंधन को लेकर आज एक बड़ी खबर आई। कल दिल्ली में इंडिया गठबंधन में शामिल दलों की बैठक होगी और इस बैठक में इंडिया गठबंधन के संयोजक पद को लेकर मंथन होगा। सुबह 11:30 बजे से शुरू होने वाली वर्चुअल मीटिंग में इंडिया ब्लॉक के 14 अहम पार्टियां शामिल होंगी। बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा हो सकती है। खैर, अब फिक्र आपकी में आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर जो सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड करती रही। इजरायल हमास युद्ध के बीच यमन के हूती विद्रोहियों पर अमेरिका ने बड़ा हमला कर दिया। अमेरिका ने ब्रिटेन के साथ मिलकर यमन के भीतर हूती विद्रोहियों के कई ठिकानों पर भीषण बमबारी की। राजधानी सना समेत 16 जगहों पर एयर स्ट्राइक की गई। हूती विद्रोहियों की तरफ से जहाजों पर हो रहे लगातार हमलों के बाद ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ईरान समर्थित हूती पर यूएस यूके के अटैक के बाद लाल सागर से तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बढ़ गई है। दुनिया को जिसकी आशंका बीते कई दिनों से थी, आखिरकार वही हुआ।
अमेरिका ने यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ ऑपरेशन किया। अमेरिका और ब्रिटेन के फाइटर जेट्स ने यमन के भीतर घुसकर एयर स्ट्राइक की। ब्रिटेन के टाइफून और अमेरिका के F-22 फाइटर जेट्स ने हूती विद्रोहियों के ठिकाने पर भीषण बमबारी की। राजधानी सना समेत ताइज, हज्जा, सदा, होदैदा, धामर और जाबित जैसे इलाके टारगेट पर रहे। 100 से ज्यादा मिसाइलें दागे जाने का दावा है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन में हूती विद्रोहियों के 12 से ज्यादा टारगेट तबाह किए गए। इसमें रडार सिस्टम, ड्रोन स्टोरेज, ड्रोन लॉन्च साइट्स, बैलिस्टिक मिसाइल स्टोरेज, मिसाइल लॉन्च साइट्स, क्रूज मिसाइल स्टोरेज और मिसाइल लॉन्च साइट्स को नष्ट किया गया। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के खिलाफ ऑपरेशन के निर्देश अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिए थे। बाइडेन का स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि यूएस मिलिट्री फोर्स ने ब्रिटेन के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा और नीदरलैंड्स की मदद से यमन में हूती विद्रोहियों के कई ठिकानों पर सफल स्ट्राइक की। आगे बाइडेन ने कहा है कि इन ठिकानों का इस्तेमाल हूती विरोधियों द्वारा लाल सागर में जहाज पर हमले के लिए किया गया था और ये हमले लाल सागर में हूती विरोधियों द्वारा लगातार किए जा रहे हमलों का जवाब है। इतिहास में पहली बार स्ट्राइक करते वक्त एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। और अब आपको बिग वॉल पर मैप के जरिए बताते हैं कि यमन कहां पर स्थित है और इसके बाद आपको इस खबर की पूरी गंभीरता समझ में आएगी। साथ ही आपको विश्व पर इसके खतरनाक परिणाम का पता चल सकेगा। ये देखिए आपके सामने यमन, लाल सागर और ये देखिए यहां पर आप यमन देख रहे हैं। ये यमन लाल सागर और अरब सागर से सटा हुआ देश है। ये यमन के एक तरफ ओमान है, वो वहां पर आप उधर देख रहे हैं, और दूसरी तरफ सऊदी अरब है यमन के। ये देखिए ये सऊदी अरब आप देख रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए कतर, बहरीन, यूएई समेत मिडिल ईस्ट के बाकी देश भी आपको यहां पर इधर दिख जाएंगे। इसके अलावा आप देखिए यहां पर खबर है कि अमेरिका ने ऑपरेशन हूती के लिए बहरीन और सऊदी अरब के अपने एयर बेसेस का इस्तेमाल किया। मैप में आपको दिखा रहा हूं मैं, यमन के वो इलाके दिख रहे हैं जहां अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की। ये देखिए जितने इलाके आप देख रहे हैं ये सब यमन के, चाहे वो निश्तून हो, अल शिहर हो, अल मुखाला हो, सना हो, मिदी हो या फिर अल सालिक, ओदेई, मोखा, ताइज, अदेन, इन सब जगहों पर उन्होंने एयर स्ट्राइक की। लाल सागर से ही हूती विद्रोही गाजा युद्ध के बाद लगातार विदेशी जहाजों को टारगेट कर रहे थे। अमेरिका ब्रिटेन के हमले के बाद हूती विद्रोहियों ने पलटवार की धमकी दी है। यमन की राजधानी सना समेत कई शहरों में बदले की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर एक तरफ यमन पर अमेरिका के हमले की तस्वीरें हैं, दूसरी तरफ यमन में जो प्रतिशोध की आवाज उठ रही है उसकी तस्वीरें। इस बीच यमन के हूती विद्रोहियों की तरफ से भी हमलों की शुरुआत कर दी गई है। ये वीडियो हूती विद्रोहियों ने रिलीज किया है। दावा है कि अमेरिका के हमले के जवाब में हूती ने हमले शुरू कर दिए हैं। हूती की तरफ से लाल सागर में मिसाइल अटैक कर अमेरिका ब्रिटेन को जवाब दिया गया है। अमेरिका की एयर स्ट्राइक के बाद यमन में गुस्सा भड़का हुआ है। यमन में अमेरिका ब्रिटेन से बदले की मांग उठ रही है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं और अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच हूती की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी कर अमेरिका समेत यूरोपीय देशों को धमकी दी गई है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे दुश्मनों ने यमन के लोगों के खिलाफ आपराधिक आक्रामकता की पूरी जिम्मेदारी ली है। हम जवाब देने में पीछे नहीं रहेंगे। दुश्मनों को सजा जरूर मिलेगी। ये क्रूर आक्रामकता यमन को फिलिस्तीनी लोगों का समर्थन करने से नहीं रोक पाएगी। इसके अलावा ईरान भी हूती पर हमले से भड़का हुआ है। ईरान ने इसे यमन की संप्रभुता का खुलेआम उल्लंघन बताया है। अल जजीरा के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये हमले इजराइल को युद्ध में समर्थन बढ़ाने का प्रयास है। ये हमले फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ इजराइल युद्ध अपराध को समर्थन देते हैं। अमेरिका ब्रिटेन के हमले के बाद पुतिन भी गुस्से में है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से यमन पर हमले के बाद इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की मांग की है। और हूती की तरफ से दावा किया गया है कि अमेरिकी स्ट्राइक में 5 लोगों की मौत हुई है, 6 घायल हुए हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि अमेरिका को यमन में घुसकर अटैक की जरूरत क्यों पड़ी? इसकी वजह है लाल सागर में लगातार जहाजों पर हो रहे हूती विद्रोहियों के हमले। बीते 54 दिनों में हूती ने कमर्शियल शिप्स पर 27 बड़े हमले किए। कमर्शियल जहाजों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए।
रिसर्च के मुताबिक हूती अब तक करीब 100 ड्रोन अटैक कर चुका है। हूती विद्रोहियों ने एक जहाज को हाईजैक भी किया था और यही कारण है कि अमेरिका ने हूती के ठिकानों को तबाह किया है। और अब खबर चीन ताइवान टेंशन की है। ताइवान में कल यानी 13 जनवरी को राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव है। क्या चीन शांति से ताइवान में चुनाव होने देगा? इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। और इस बीच ताइवान से चौंकाने वाली खबर आ रही है। ताइवान में लाखों लोग ऑफलाइन हो गए। ताइवान को चीन के साइबर अटैक का डर सता रहा है और इस समय ताइवान का रक्षा मंत्रालय अलर्ट है। चीन से आने वाले हर सिग्नल पर पैनी नजर रखी जा रही है। ताइवान में बैंक बंद कर दिए गए हैं। यहां तक कि दुनिया की सबसे एडवांस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भी इस वक्त ठप है। तेरह जनवरी को ताइवान के 2 करोड़ 30 लाख मतदाता वोट डालेंगे, लेकिन चुनाव से पहले इस वक्त ताइवान ठप पड़ गया है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय को डर सता रहा है कि चीन की तरफ से चुनाव से चंद घंटे पहले बड़े साइबर अटैक हो सकते हैं। ताइवान में लाखों लोग ऑफलाइन चले गए हैं। पूरे देश में सैकड़ों बैंक बंद कर दिए गए हैं। दुनिया की सबसे एडवांस्ड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भी ठप। साइबर अटैक से ताइवान को अरबों के नुकसान का डर। ताइवान में लोकतंत्र चीन को बर्दाश्त नहीं है। यही वजह है कि ताइवान का रक्षा मंत्रालय अलर्ट पर है, क्योंकि चीन का साइबर अटैक ताइवान को घुटनों पर ला सकता है। इसकी वजह भी जान लीजिए। ताइवान के अधिकारियों के मुताबिक सरकारी एजेंसियों पर हर रोज 50 लाख साइबर अटैक होते हैं। 2023 के शुरुआती 6 महीनों में साइबर अटैक 80% बढ़े। साइबर अटैक में ताइवान एशिया प्रशांत में नंबर 1 पर है। अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो दुनिया भर की मोबाइल और ऑटो इंडस्ट्री में चिप का संकट खड़ा हो जाएगा। दुनिया के 90% एडवांस सेमीकंडक्टर ताइवान में ही बनाए जाते हैं। पिछले साल ताइवान ने 118 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट सिर्फ सेमीकंडक्टर कैटेगरी में ही किया था। दुनिया की बड़ी कंपनियां सेमीकंडक्टर और दूसरी चिप ताइवान से ही खरीदती हैं। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले या फिर चुनाव के दिन चीन की तरफ से की गई कोई भी हरकत ताइवान को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। और ताइवान के लिए यह लोकतंत्र की लड़ाई है और अब वो एक्शन भी ले रहा है। ताइवान ने चीन के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए 200 लोगों की गिरफ्तारी की है। इन लोगों पर ताइवान के चुनाव में बाधा डालने का आरोप है। सिर्फ यही नहीं, ताइवान में 4000 लोगों के खिलाफ जांच चल रही है। चीन आने जाने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही है, तो वही कई लोगों को हिरासत में लेकर भी पूछताछ की जा रही है। यानी ताइवान खुद को संप्रभु राष्ट्र मानते हुए हर वो कदम उठा रहा है जो एक स्वतंत्र देश को लेना चाहिए। लेकिन चीन ने बाकायदा बयान जारी कर ताइवान के वोटर्स को धमकाया है। चीन ने कहा है ताइवान के वोटरों के सामने 2 रास्ते हैं। वोटर्स तय कर लें कि वो अमन चाहते हैं या युद्ध। अपना फैसला सोच समझकर करें और सही विकल्प पर मुहर लगाएं। चीन ने सिर्फ ताइवान को धमकी नहीं दी है, बल्कि चीन वो हरकतें भी कर रहा है जिससे ताइवान में अस्थिरता पैदा हो। अब फिर चीन ने अपने गुब्बारे उड़ा दिए। ताइवान में चुनाव से एक दिन पहले फिर चीन के जासूसी गुब्बारे उड़ते हुए दिखाई दिए हैं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई है कि पिछले 24 घंटे में ताइवान में चीन के 5 जासूसी गुब्बारे देखे गए। चीन के इस कदम से ताइवान की सेना भी अलर्ट हो गई है। और अब अगली फिक्र भारत से 7000 किलोमीटर दूर जर्मनी की, जो यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन इस वक्त जर्मनी पर हड़ताल का संकट है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सड़क, हर तरफ चक्का जाम है। तो देखिए, जर्मनी में हालात हर दिन बदतर हो रहे हैं। न किसी एयरपोर्ट पर कोई कर्मचारी काम कर रहा है, न किसी रेलवे स्टेशन पर कोई कर्मचारी नजर आ रहा है। हर तरफ सन्नाटा है। अगर कोई आवाज सुनाई दे रही है तो वो है नारेबाजी की, विरोध की, जो जर्मनी की सड़कों से आ रही है। उन सड़कों पर भी हजारों किसान ट्रैक्टर लेकर उतर आए हैं। राजधानी बर्लिन से लेकर कई बड़े शहरों में किसानों ने सड़कें जाम कर दी हैं। सबकी अपनी अपनी मांगे हैं। पहले सड़क पर किसानों का जोरदार प्रदर्शन, फिर सभी एयरपोर्ट पर कामकाज ठप और अब अचानक ट्रेन स्ट्राइक। इन सब ने जर्मनी में हाहाकार मचा दिया है। लाखों लोग परेशान हो गए हैं। आम लोगों के लिए यातायात के सभी साधन बंद पड़े हैं। ट्रेनों के न चलने से हर स्टेशन पर चारों तरफ सन्नाटा पसरा है।
डॉयचे बान का दावा है कि बर्लिन जैसे शहरों में भी कंप्यूटराइज्ड ऑटो पायलट ट्रेनें नहीं चल पा रही हैं। ट्रेन ड्राइवरों की हड़ताल का जर्मनी पर गंभीर असर हुआ है। यात्री और मालवाहक गाड़ियां भी प्रभावित हुई हैं। इमरजेंसी प्लान के तहत हम फिलहाल 20% ट्रेन ही चला पा रहे हैं। तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे लॉकडाउन लग गया है, लेकिन दरअसल जर्मनी के ट्रेन ड्राइवरों का प्रतिनिधित्व करने वाला संघ सरकार से नाराज है। यूनियन की बड़ी मांग है कि वेतन कटौती के बिना शिफ्ट के घंटों को कम किया जाए। इनकी मांग है कि हर सप्ताह शिफ्ट के घंटे 38 से घटाकर 35 किए जाएं। हम शिफ्ट के घंटे कम करने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही मुआवजा और बराबरी का हक भी चाहते हैं। दोनों ही पक्ष अपनी बातों से पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन इससे आम लोगों की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। लेकिन आर्थिक रूप से बेहाल जर्मनी पर विरोध प्रदर्शन की एक और मार पड़ी है। जर्मनी में बड़ी संख्या में किसान सड़कों पर उतर आए हैं। किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती के विरोध में देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। राजधानी बर्लिन से लेकर कई बड़े शहरों में किसानों ने सड़कें जाम कर दी हैं। जर्मनी के सभी 16 राज्यों में कड़कती ठंड के बीच ट्रैक्टर्स के काफिले के साथ किसान सड़कों पर जमे हुए हैं। इस बीच पुलिस से भिड़ते प्रदर्शनकारी किसानों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वो और बड़ा आंदोलन करेंगे।